नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। मैं हूं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। स्वागत करता हूं आपका। आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, वो है कैंसर। तो दोस्तों, क्यों घबरा जाते हैं लोग इस बीमारी का नाम सुनते ही? क्योंकि कैंसर दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है और जो भी डेथ होती है वर्ल्ड में, उसमें से जो 6th डेथ होती है वो कैंसर से ही होती है। और ईश्वर ना करे आपको या आपके परिवार में से कभी किसी को भी इस बीमारी का सामना करना पड़े, लेकिन अवेयरनेस भी ज़रूरी है दोस्तों। और यहाँ अगर आप पिछले 10 सालों के डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल ऑन एन एवरेज भी अगर हम देखें तो 1.5 से लेके 1.9 मिलियन लोगों को हर साल कैंसर डिटेक्ट होता है और होता आ रहा है। अगर हम लास्ट ईयर से ही बात करें तो 19 से 20 अभी तक 2020 में 1.9 मिलियन कैंसर के नए केसेस पाए गए हैं और ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है इनका बढ़ने का? क्यों ये स्टेबल नहीं हो रहे? तो आइए जानते हैं कैंसर के कॉज को, कि क्या कॉज हो सकते हैं कैंसर के। दोस्तों, यहाँ मेन कॉज की बात करेंगे। यहाँ मैं आपको मेडिकल साइंस पढ़ाने नहीं आया हूँ। यहाँ हम सिर्फ जो मेन कॉज है जिसको आप इजीली अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, उन कॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉज है चेंज इन योर लाइफस्टाइल। हम देख सकते हैं पिछले 4-5 सालों से जो हमारी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस आए हैं, जैसे स्मोकिंग, कंज्यूमिंग अल्कोहल, ड्रग्स, तंबाकू, इन चीज़ों के यूज़ करने से भी होता है। और दूसरा लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आया है वो है इम्प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज शेड्यूल। तो जो भी हम डाइट के अंदर यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं मिलावटी चीज़ों से बन रहा है। उनमें कई सारे हार्मफुल केमिकल्स भी आते हैं जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लोग पैसे कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और अगर हम इम्प्रॉपर एक्सरसाइज की बात करें तो आपने देखा होगा जिम एंड योगा क्लासेस काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनमें से 5 से 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो रेगुलर शेड्यूल मेंटेन करते हैं और रेगुलर जिम या फिर योगा क्लासेस जाते हैं। बाकी लोग प्रॉपर नहीं जा पाते। और अगर हम सेकंड कॉज की बात करें तो वो है जो सनलाइट से जो UV रेडिएशंस आते हैं या फिर जो अदर रेडिएशंस हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, उनसे भी कैंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो वो है वायरस एंड जो अदर इन्फेक्शन जो हमारे सराउंडिंग्स में है। जैसे रिसेंटली अगर हम बात करें जो कोरोना वायरस आया है या फिर इस टाइप के जो भी वायरस आते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है इस पे। और लास्ट कॉज इन सबसे हटके है वो है जो हमारी जीन्स के अंदर है, जो हमारी हेरिडेटरी प्रॉब्लम है। अगर आपकी फैमिली में से किसी को कैंसर है तो कहीं ना कहीं उनके जीन्स से भी आप में वो चीज़ आ सकती है, तो उससे भी आपके चांसेस हो सकते हैं कैंसर के। और अगर हम नंबर ऑफ डेथ केसेस की बात करें तो वो भी पिछले कई सालों से बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इतने साल हो गए हैं कैंसर को, क्या इसकी वैक्सीन नहीं है? क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है? सब चीज़ें अवेलेबल है दोस्तों, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट, इसके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, इसकी मेडिसिन ही इतनी कॉस्टली होती है कि हर कोई नॉर्मल पर्सन या फिर मिडिल क्लास पर्सन इसके ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब रिस्क कवरेज की बात आती है तो हम सबसे पहले इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं, और इंश्योरेंस में भी या तो हम टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर जो अदर इन्वेस्टमेंट पर्पस के जो प्लान्स है, जैसे एंडोमेंट प्लान है, मनी बैक प्लान में, जिसमें थोड़े टाइम के बाद हमें पैसे वापस मिलते हैं। एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, इस टाइप की गंभीर बीमारियों के लिए भी प्लान्स बनते हैं, लेकिन वो प्लान आप नहीं ले पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। आप इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं या फिर आप इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, कैंसर के ट्रीटमेंट की कॉस्ट ऑन एन एवरेज भी 15 to 40 लाख के बीच वेरी करती है, और ये भी कई बार ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट वेरी करती है कि आपको कौन सी स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट हुआ है, इसी के साथ आप कौन सी सिटी में और कौन से हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस पर भी काफ़ी इसकी कॉस्ट इफेक्ट करती है। और कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, अप्रॉक्स 1 से 2 साल और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं आपको। तो ऐसे सिचुएशन में आप बेस्ट ट्रीटमेंट ले पाएँ, इसके लिए आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए और उसी के साथ आपकी इनकम भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है। तो ऐसे टाइम में आप मेडिकल लीव्स पे रहते हैं, और इतना सब करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आप इतनी फेमस सेलिब्रिटीज़ को देख सकते हैं, इन सबको कैंसर था और कई सारों को भी कैंसर है, और इनमें से कई सारों ने रिकवर किया और काफ़ी सारों को हमने खोया भी है। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो हमने बॉलीवुड के 2 अनमोल रत्न भी खोए हैं, वो है ऋषि कपूर जी एंड इरफान खान जी। इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इनको भी कैंसर था। और अगर हम सबसे कॉमन कैंसर की बात करें तो वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, और बाकी कैंसर के कंपैरिजन में इसके चांसेस 19.6% होते हैं। और अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो ये 30 to 75 की जो एज की लेडीज़ होती हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और इसके डेटा सिटी टू सिटी भी वेरी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे
सिटी टू सिटी भी मैंने यहाँ पे डेटा शो किए हैं आपको सब। तो दोस्तों कैंसर का ट्रीटमेंट अलग होता है और इसकी ज़रूरतें भी अलग होती है, और इन सब ज़रूरतों को ही ध्यान में रखते हुए LIC ने बहुत यूनिक वे में कैंसर कवर प्लान बनाया है। और जो आपने थंबनेल देखी है, बेस्ट गिफ्ट फॉर योर मदर, वाइफ, सिस्टर और फ्रेंड और एनी अदर पर्सन, आप किसी को भी ये दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं? प्लान की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम आती है। यहाँ तक कि आप जो डेली सिगरेट या फिर तंबाकू यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट की भी आधी कॉस्ट होती है। अगर हम पर डे से कैलकुलेट करें तो ये एक तरीके से बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही सस्ता प्लान है, और इतने कम पैसों में आपको बहुत अच्छी रिस्क कवर देता है LIC। और इसी के साथ क्या बेनिफिट्स है इस प्लान के, तो आइए जानते हैं LIC का कैंसर कवर प्लान। LIC कैंसर कवर प्लान नंबर 905। एज एट एंट्री इसमें है 20 to 65 ईयर्स। 20 से 65 वर्ष के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म है इसमें 10 to 30 ईयर्स। मिनिमम कवर सीजिंग एज है 50 ईयर्स। इसका सेंस ये है फ्रेंड्स, अगर कोई 20 ईयर्स का पर्सन इस पॉलिसी को लेता है तो उसके लिए पॉलिसी टर्म सिर्फ 30 ईयर्स ही होगी, उससे कम वो पॉलिसी टर्म नहीं ले पाएगा। मैक्सिमम कवर सीजिंग एज है 75 ईयर्स। मतलब अगर कोई 65 ईयर्स का पर्सन इस पॉलिसी को लेता है तो उस केस में क्या होगा, उसके पास पॉलिसी टर्म सिर्फ 10 ईयर्स की ही रहेगी, इससे ज़्यादा वो पॉलिसी टर्म ले नहीं पाएगा, क्योंकि 10 साल बाद वो 75 ईयर्स का हो जाएगा। तो ये है मिनिमम एंड मैक्सिमम कवर सीजिंग एज का कॉन्सेप्ट। सम एश्योर्ड 10 लाख टू 50 लाख, 10 से 50 लाख तक आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। सम एश्योर्ड इन मल्टीपल ऑफ 1 लाख, अगर आप 10 से 50 लाख के बीच में कोई अमाउंट लेना चाहते हैं तो आप 1-1 लाख के मल्टीपल से ले सकते हैं, जैसे 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, इस टाइप से आप कितने भी लाख पे ये पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड्स, मतलब जो पॉलिसी की प्रीमियम आएगी आपकी, वो आप किन मोड से दे सकते हैं, किस तरीके से आप LIC में पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहेंगे, फर्स्ट है हाफ ईयरली एंड सेकेंड है ईयरली। यहाँ पे आपको मंथली एंड क्वार्टरली मोड नहीं मिलता है फ्रेंड्स। ग्रेस पीरियड का मतलब है जो आपकी प्रीमियम पेइंग डेट होगी उसके कितने दिन बाद तक आपकी लेट फीस नहीं लगेगी, वो है 30 डेज। 30 डेज तक आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। मिनिमम प्रीमियम, इस प्लान को लेने के लिए आपको एक मिनिमम प्रीमियम लेना पड़ता है, इससे कम आप प्रीमियम पे नहीं कर सकते। तो आपकी एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। तो आइए देखते हैं क्या है वो। ₹2400 इन बोथ मोड्स, एक्सक्लूड 18% GST। चाहे कोई भी मोड हो, अगर आप हाफ ईयरली पे करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2400 पे करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका सम एश्योर्ड डिसाइड होगा कि आप कितना सम एश्योर्ड ले पाएंगे। इस चीज़ को हम विथ एग्जांपल समझते हैं। पर्सन की एज हमने ली है 25 ईयर्स एंड पॉलिसी टर्म हमने ली है 30 ईयर्स। तो इनकी मिनिमम प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अगर ये सम एश्योर्ड 10 लाख की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो फिर इनको विदाउट GST कितना पे करना पड़ेगा? 1190। लेकिन यहाँ पे हमारी मिनिमम प्रीमियम कितनी होनी चाहिए? 2400। तो इस केस में ये 10 लाख का सम एश्योर्ड नहीं ले पाएंगे, इनको थोड़ा और सम एश्योर्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर ये 15 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो उस केस में भी इनकी प्रीमियम कितनी होगी? 1785। तो यहाँ पे भी इनके मिनिमम प्रीमियम का क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है, तो इनको सम एश्योर्ड थोड़ा और बड़ा लेना पड़ेगा। तो जब ये सम एश्योर्ड लेंगे 21 लाख का, तब इनकी प्रीमियम कितनी आएगी ईयरली? 2499। तो इनको कितना सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा? 21 लाख, तब इनकी मिनिमम प्रीमियम की कंडीशन पूरी होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मिनिमम प्रीमियम के अकॉर्डिंग सम एश्योर्ड डिसाइड करना पड़ेगा। इस पॉलिसी में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वो कौन से हैं देखते हैं। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में क्या है? लेवल सम इंश्योर्ड, द बेसिक सम एश्योर्ड इज सेम थ्रू आउट द टर्म। इसमें क्या होगा, आपने जो भी सम एश्योर्ड डिसाइड किया है वो आपका फिक्स रहेगा। जैसा आपने डिसाइड किया 20 लाख, तो 20 लाख आपका फिक्स रहेगा पूरी लाइफ, ये कभी भी नहीं चेंज होगा। सेकंड क्या है? इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, 10% इंक्रीज इन सम एश्योर्ड फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स और टिल ऑफ डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफाइड कैंसर। यहाँ पे आपको क्या होगा, आगे के जो 5 साल होंगे उन 5 साल में आपका हर साल 10% सम एश्योर्ड इंक्रीज होगा। वो कैसे देखते हैं विथ एग्जांपल। यहाँ अगर कोई सम एश्योर्ड 10 लाख लेते हैं और ऑप्शन 2 चूज करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर तो उनकी रहेगी 10 लाख रुपए, लेकिन सेकंड ईयर से उनकी कितनी बढ़ेगी? 10%। जैसे सेकंड ईयर हो गया इनका 11 लाख, थर्ड ईयर हो गया इनका 12 लाख, फोर्थ ईयर हो गया इनका 13 लाख, फिफ्थ ईयर हो गया इनका 14 लाख एंड सिक्स्थ ईयर हो गया इनका 15 लाख। लेकिन यहाँ पे एक नीचे और लाइन लिखी है, टिल अ डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफाइड कैंसर। मतलब ये आपका बढ़ता तो जाएगा अगले 5 साल तक, लेकिन कब तक बढ़ेगा? जब तक आपका कैंसर डायग्नोस नहीं हो जाता। अब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका पॉलिसी लेने के 4th ईयर में अगर कैंसर डायग्नोस होता है तब क्या होगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, आपके 4th ईयर में कैंसर डायग्नोस हो गया तो यहाँ पे 13 लाख रुपीज़ लॉक हो चुके हैं आपके। अब इसके बाद ये आपके नहीं बढ़ेंगे। वेटिंग पीरियड, इस पॉलिसी में आपका 180 डेज वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड का सेंस ये है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं
उसके 180 डेज मतलब 6 मंथ्स तक आपको कैंसर डायग्नोस नहीं होना चाहिए। अगर इस दौरान कैंसर डायग्नोस होता है तो फिर आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। इसके 1 दिन भी बाद अगर आपका कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा, डायग्नोस हो जाएगा, तो फिर आपको पूरा क्लेम दे दिया जाएगा। सर्वाइवल पीरियड 7 डेज। अगर आपको कभी भी कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसके 7 दिन बाद तक आपको कंटिन्यू सर्वाइव रहना कंपलसरी है। अगर आप 7 दिन तक सर्वाइव नहीं रह पाते हैं तो फिर आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। टैक्स बेनिफिट अंडर 80D, आप जो भी इसमें प्रीमियम भरेंगे और अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको अंडर IT सेक्शन 80D के अंदर इनकम टैक्स रिबेट दी जाएगी। वहाँ आपको थोड़ा कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। नो मेडिकल रिक्वायर्ड अप टू एज 50 ईयर्स एंड सम एश्योर्ड 50 lakhs। अगर 50 लाख तक की कैंसर कवर को कोई 50 ईयर्स तक के पर्सन लेना चाहते हैं तो उस केस में उनका मेडिकल नहीं होगा। अगर 50 ईयर्स से ज़्यादा एज है उनकी तो उनका बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है। नो पेड अप वैल्यू, इसमें आप जो भी पेमेंट करेंगे उसकी आपको पेड अप वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब आपने अगर 30 साल तक पेमेंट किया तो 30 साल बाद अगर आपको कैंसर डायग्नोस नहीं हुआ तो उसके बाद आपको पेमेंट वापस नहीं दिया जाएगा। नो सरेंडर वैल्यू, अगर आपने ये पॉलिसी 1-2 साल तक चलाई और उसके बाद आप बंद कर देते हैं और अगर आपने जो 1-2 साल पैसे भरे हैं वो आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको नहीं मिलते हैं। नो लोन, अगर आप LIC के दूसरे प्लान देखेंगे तो वहाँ आपको 2 साल बाद लोन दे दिया जाता है, लेकिन इस पॉलिसी में आपको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक तरीके का हेल्थ प्लान है और कोई भी हेल्थ प्लान में ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती है। बेनिफिट्स ऑफ कैंसर कवर, अब हम बेनिफिट्स देखते हैं विथ एग्जाम्पल, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो उस केस में क्या होगा और कैसे उनको क्लेम मिलेगा और कितना क्लेम मिलेगा, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। हमने एक पर्सन लिया है जिसकी एज है 30 ईयर्स, सम एश्योर्ड उन्होंने लिया है 20 lakhs एंड ईयरली प्रीमियम वो पे कर रहे हैं 3988। जैसा कि आपको पता होगा कैंसर के अंदर स्टेजेस होती है अलग अलग, तो जो फर्स्ट स्टेज होगी, जो आपकी अर्ली स्टेज होगी, तो उस दौरान आपको वेटिंग पीरियड के बाद मतलब 180 डेज के बाद अगर आपको कैंसर डायग्नोज होता है तो उसके बाद आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, तो वो होगा 25% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड था हमारा 20 लाख, तो 20 लाख का 25% मतलब 5 लाख रुपए आपको एज अ क्लेम दे दिया जाएगा अर्ली स्टेज के अंदर। इसी के साथ आपकी नेक्स्ट 3 ईयर प्रीमियम विल बी वेव्ड, आपकी आगे की 3 साल की जो प्रीमियम होगी वो सारी आपकी वेव हो जाएगी, वो सारी आपकी माफ़ हो जाएगी, वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आफ्टर 3 ईयर्स प्रीमियम विल बी कंटिन्यू, और जब 3 साल निकल जाएंगे उसके बाद आप वापस अपनी प्रीमियम पेमेंट चालू कर सकते हैं। और अगर आपको इन 3 साल के अंदर मेजर स्टेज होता है या फिर आगे फर्दर लाइफ में कभी भी मेजर स्टेज होगा या आपको अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ ही नहीं और सीधा इसके बाद की स्टेज मतलब मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है, तो उस केस में क्या मिलेगा तो वो हम देखते हैं। यहाँ हमने केस लिया, अगर 180 डेज के बाद मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट होती है तो उस केस में कितना क्लेम दिया जाएगा, रिमेनिंग 75% ऑफ सम एश्योर्ड और 100% इफ अर्ली स्टेज बेनिफिट नॉट टेकन। अगर आपने अर्ली स्टेज के अंदर 25% ऑफ सम एश्योर्ड नहीं लिया था तो उस केस में आपको यहाँ मेजर स्टेज के अंदर 100% क्लेम दिया जाएगा, और अगर आपने वहाँ 25% ले लिया था तो यहाँ आपको 75% ऑफ सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा, मतलब 15 लाख रुपए आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसी के साथ इनकम बेनिफिट आपको मिलेगा 1% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स इज इक्वल टू 20,000 पर मंथ। यहाँ आपको क्या दिया जाएगा, तो फर्स्ट आपको आपका सम एश्योर्ड का क्लेम पूरा मिल जाएगा, उसी के साथ आपको आगे 10 साल तक 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब आपका सम एश्योर्ड था जैसे 20 लाख, तो 20 लाख का 1% मतलब 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये आपको इनकम हर मंथ दे दी जाएगी, क्योंकि 10 ईयर्स तक आप सर्वाइव नहीं रहे तो उस केस में भी आपकी 20,000 पर मंथ जो आपकी इनकम थी वो इनकम बंद नहीं होगी, वो इनकम कंटिन्यू आपके नॉमिनी को मिलती रहेगी, और उसी के साथ आपकी फ्यूचर प्रीमियम वेव्ड हो जाएगी, आपको आगे कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे कि इन पर्सन को ओवरऑल कितना मिला अर्ली स्टेज के अंदर और मेजर स्टेज कैंसर के अंदर। अर्ली स्टेज कैंसर में इनको सबसे पहले मिले 5 लाख रुपए, फिर इनकी नेक्स्ट 3 ईयर्स की प्रीमियम वेव्ड हो गई थी तो इनके नेक्स्ट 3 ईयर्स के पैसे भी बच गए, तो वो कितने बच गए 3988 इंटू 3, तो वो कितने हो गए 11,964, तो ये रुपए इनके अलग से सेव हो गए। ओवरऑल इनके पास कितने हो गए 5,11,964, तो ये रुपए इनके अर्ली स्टेज पे इनको मिल गए। और उसी के साथ इनको मेजर स्टेज कैंसर पे क्या मिला 15 लाख प्लस 20,000 इंटू 12, मतलब 20,000 12 महीने तक मिले, वो कब मिले नेक्स्ट 10 ईयर्स तक, तो ओवरऑल इनके कितने हो गए 24 लाख रुपीज़। और इसी के साथ इनको मेजर स्टेज कैंसर के अंदर टोटल क्लेम कितना दिया गया 39 लाख रुपीज़। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कमाया, तो ये कितना हो जाएगा 44 लाख। और अगर आपका क्लेम 44 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता तो उस केस में आपका मैक्सिमम अमाउंट पेएबल कितना होता 220% ऑफ सम एश्योर्ड, तो वो भी कितना होता आपका 44 लाख रुपीज़ ही होता। और अगर हम ये माने कि उन्होंने प्लान नहीं लिया होता तो कहाँ से वो 44 लाख रुपीज़ लाते,
और इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद भी अगर वो सर्वाइव नहीं रहते तो उस केस में उनकी फैमिली पे कितना फाइनेंशियली बर्डन पड़ता और कहाँ से उनकी फैमिली इतना पे करती। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये प्लान बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस प्लान में कुछ भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये प्लान किसी को आपको सजेस्ट करना चाहिए तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप इसी तरीके से LIC से रिलेटेड प्लान्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।